नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? किशन, आशीष, पुष्पेंद्र, राजन, वंश, निशा, ऋषिराज, अनीता, सुषमा, रविंद्र, अर्पिता, अभय, अनामिका, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और प्यारे बच्चे, आज हमारा जो यहाँ पर क्लास होने वाला है वो हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक पांड्य वंश। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? पांड्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। केवल इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मैंने आपको बोला कि डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही हमें इस क्लास के अंदर पढ़ना है। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो मैम, जब भी कोई नई डायनेस्टी होती है, जब भी कोई नया वंश होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश का संस्थापक यानी जो फाउंडर था वो था नेडियोन। क्या नाम था उसका बेटा जी? नेडियोन इस वंश का संस्थापक था, नेडियोन। ये आप ध्यान रखेंगे। और इस नेडियोन ने क्या करवाया था मैम? इसने समुद्र पूजा का आरंभ करवाया था। समुद्र पूजा आरंभ करवाई किसने मैम? पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन ने करवाई थी। पांड्य वंश से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भाई इसकी राजधानी क्या थी, इसकी कैपिटल क्या थी बेटा? कई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये प्रश्न है। कैपिटल थी इसकी मैम मदुरै। मदुरै कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। मदुरै कहां पर पड़ता है मैम? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। हाँ बेटा, टाइम चेंज हो गया है, मैंने कल ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, अब ध्यान से सुने बेटा। जो आपका पांड्य वंश है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? मदुरै है। और मदुरै किस नदी के तट पर है? तो प्यारे बच्चे, ये कहा जाता है कि जो मदुरै है ये वेंगई नदी के तट पर है। वेंगई नदी के तट पर। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो वेंगई नदी है, वेंगई नदी को पांड्य वंश की जीवन रेखा कहते हैं। वेंगई नदी को पांड्य वंश की जीवन रेखा कहा जाता है। पांड्य वंश की जीवन रेखा क्या होता है मैम? लाइफ लाइन। जीवन रेखा होता है बेटा जी लाइफ लाइन। तो कौन सी नदी को पांड्य वंश की लाइफलाइन कहते हैं? तो मैम आपकी वेंगई नदी को, क्योंकि इसी नदी के किनारे पर मदुरै जो कि इसकी कैपिटल थी वो स्थापित थी। पांड्य वंश की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है? तो प्यारे बच्चे ध्यान से, पांड्य वंश का सर्वप्रथम उल्लेख, पांड्य वंश का सर्वप्रथम उल्लेख पता है कहां पर मिलता है मैम? अष्टाध्यायी में मिलता है। कहां पर मिलता है मैम? पांड्य वंश का सर्वप्रथम उल्लेख यानी कि पहली बार इस वंश की जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसकी बुक है मैम? ये एक बुक है। और इस बुक के जो लेखक या राइटर हैं उनका नाम है पाणिनि। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है? तो अष्टाध्यायी। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्यारे बच्चे ये जानकारी दी है कि पांड्य वंश जैसा एक वंश हुआ करता था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? अगर आ रही है तो आपको ध्यान रखना है। नेडियोन कौन है? नेडियोन इस वंश का संस्थापक है, सामने लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो पांड्य वंश है इसकी जानकारी और कहां से मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पांड्य वंश है, पांड्य वंश का उल्लेख
उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। जल्दी से मुझे बताइए, मेगस्थनीज किसके समय पर भारत आया था? उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। और मेगस्थनीज ने क्या कहा? मेगस्थनीज के अकॉर्डिंग, मेगस्थनीज ने, अगली लाइन में लिख देती हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेगस्थनीज ने पांड्य वंश को, मेगस्थनीज ने पांड्य वंश को, पांड्य वंश को मात्र सत्तात्मक यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी कहा, कि पांड्य वंश मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मात्र सत्तात्मक समाज था। अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने ऐसा कहा है, मात्र सत्तात्मक बताया, मैट्रियार्कल सोसाइटी बताया। मेगस्थनीज किसके समय पर भारत में आया था? मैम चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो मेगस्थनीज ने भी पांड्य वंश के बारे में जानकारी दी और कहा कि भैया जो आपका पांड्य वंश है वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह था बेटा जी मछली। क्या हुआ करता था? मछली यानी कि फिश। फिर आपको मैं बता दूं, पांड्य वंश मोतियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोती जिनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा वंश? में पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। छोटा सा वंश है, एकदम छोटा सा। फिर इनेडियो ने स्थापना की थी, एक शासक था नेडुनजेलियन, नेडुनजेलियन, ये इस वंश का अगला संस्थापक था, सॉरी अगला शासक था। और इसके बारे में लिखेंगे, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नेडुनजेलियन। किस वंश का मैम? तो आप कहेंगे कि मैम पांड्य वंश का। और इसके बारे में एक कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। प्यारे बच्चे पहले लिखिएगा, यह स्वयं कवि था, यह स्वयं कवि था और कवियों का संरक्षक भी था, और कवियों का संरक्षक भी था, कवियों का संरक्षक भी था। अब कहानी क्या है मैम वो सुनाओ हमें, क्योंकि कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। पहले आप इतना लिखो और उसके बाद प्यारे बच्चे हम यहां पर बात करते हैं कि कौन सी कहानी की मैं बात कर रही हूं। किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी जिसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी उत्तर लेना है तो प्लीज क्लास के एंड में, क्योंकि जो प्रश्न आप यहां पूछते हो उनका आंसर मैं टेलीग्राम पे दे चुकी होती हूँ और लगातार डेली वही क्वेश्चन प्यारे बच्चे आता है। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि पांड्य वंश का संस्थापक मैम नेडियोन था, जिसने समुद्र पूजा को प्रारंभ किया था। इनकी राजधानी मैम मदुरई जो कि वेंगई नदी के तट पर होती थी, और वेंगई नदी प्यारे बच्चे आपका जो पांड्य वंश की जो शासक थे उनकी जीवन रेखा थी। ठीक है, पांड्य वंश का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में और मैम मेगस्थनीज ने भी किया है, जिसने एक बुक लिखी थी इंडिका। और मेगस्थनीज ने बताया कि पांड्य वंश जो है वो एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि मात्र सत्तात्मक समाज था।
ठीक है। उसके बाद पांडे वंश जो है उसका प्रतीक चिन्ह मछली हुआ करता था और पांडे राज्य में मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नेडुंजेलियन था मैम। और नेडुंजेलियन जो है खुद एक कवि था, खुद एक पोइट था और साथ साथ मैम ये कवियों की सुरक्षा भी करता था, कवियों को संरक्षण भी देता था। अब यहां पर हम बात करते हैं कि पांड्य वंश की पहली बार जानकारी तो अष्टाध्यायी से, जिसके लेखक मैम पाणिनि हैं। मदुरई बेटा जी तमिलनाडु में पड़ता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज बताई थी। अब मैं आगे की तरफ प्यारे बच्चे आपसे यहां पर आगे की तरफ बढ़ती हूं। मैट्रियार्कल सोसाइटी का अर्थ क्या होता है? अनुज को आज तक यही नहीं पता। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब यह है कि ना तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, ना आपने सातवाहन वंश को पढ़ा है। तो पीछे जाइए और अपना सिलेबस जो है स्टार्टिंग से कवर कीजिए। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि जहां पर महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं और महिलाएं डिसीजन मेकिंग पावर में पार्टिसिपेशन करती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो आप यहां पर एक और चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। और वो चीज आपको क्या सुननी है मैम? वो चीज हमें सुननी है कि नेडुंजेलियन के बारे में। नेडुंजेलियन के बारे में देखो प्यारे बच्चे, एक आपने बुक का नाम सुना है, मैं बता रही हूं, शिल्पादिकारम। क्या नाम है बुक का? शिल्पादिकारम। ये क्या है मैम? ये बेटा जी एक बुक है और इस बुक के लेखक हैं इलांगो आदिगल। इस बुक के लेखक हैं इलांगो आदिगल। मैम ये बुक किससे रिलेटेड है? तो बेटा जी ये तमिल साहित्य से रिलेटेड है, तमिल साहित्य से। ठीक है, अब मैम क्यों बता रहे हो उसके बारे में? क्योंकि बेटा इस बुक में एक प्रेम कहानी है। इस बुक के अंदर किस किस की प्रेम कहानी है? तो मैम एक हुआ करती थी कन्नगी, और कन्नगी के पति जो हैं, ठीक है ध्यान से सुनना बेटा जी, इसके पति का नाम था कोवलन। कन्नगी के पति का नाम क्या था मैम? कोवलन। ये कन्नगी जो है ये आपको ध्यान रखना है। बेटा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं। तो कन्नगी है, कोवलन है। अब आएगी बेटा आवाज। सॉरी बैटरी डाउन हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो अब आ जाएगी तुम्हें आवाज। अब नहीं होगी, मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैं तुम्हें क्या बता रही थी। ध्यान से सुनो, मैं बता रही थी कि एक बुक है शिल्पादिकारम, इसके लेखक हैं इलांगो आदिगल। कौन है? इसके लेखक हैं, राइटर हैं, और ये बुक तमिल साहित्य से संबंधित है, यानी तमिल लिटरेचर से रिलेट करती है।
इस बुक के अंदर बेटा एक प्रेम कहानी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपके दो पति पत्नी हैं। कन्नगी है जो आपकी पत्नी है, और कोवलन है जो कि एक पति है और एक व्यापारी भी है। अब ये जो व्यापारी है तो भाई इसको काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ता है, और इसी बीच में इस व्यापारी की मुलाकात होती है माधवी से। और माधवी कौन है? तो मैम ये एक नर्तकी है, मतलब नृत्य करने वाली महिला है। अब इस क्यों क्या होता है, कोवलन को प्रेम हो जाता है इस माधवी से, यानी कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। अब बेचारी कन्नगी तो पति से बहुत प्रेम करती है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब क्या होता है कि ये इससे प्रेम में लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच ऐसी घटना घटती है कि कोवलन को व्यापार में बहुत नुकसान होता है। और कोवलन को जब व्यापार में नुकसान होता है तो आपको पता है कि पत्नी कौन होती है? जीवन की साथी। तो कन्नगी ये कहती हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? ठीक है, कन्नगी कहती हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास मेरी पायल है। क्या है बेटा जी? कहती हैं मेरे पास मेरी पायल है, आप उन पायल को ले जाइए और उनको ले जाकर बेच दीजिए। और हम ऐसा करते हैं कि हम इस जगह को छोड़कर मदुरै चलते हैं। तो कन्नगी और कोवलन कहां पहुंच गए? मदुरै में। और मदुरै का शासक कौन है इस समय? नेडुंजेलियन। ध्यान से, नेडुंजेलियन इस समय मदुरै का राजा है, जिस समय पर ये दोनों पति पत्नी व्यापार में लॉस होने के बाद वहां पर गए हैं। और प्यारे बच्चे जब वहां पर गए तो कन्नगी के पास क्या है? पायल। और कन्नगी ने पायल किसको दी है? अपने पति को, कि इनको बेचकर अपना व्यापार शुरू करो। अब इधर क्या होता है कि नेडुंजेलियन की जो रानी, मतलब उसकी जो वाइफ है, उसकी पायल भी खो जाती हैं। अब उसकी पायल और कन्नगी की पायल सेम होती हैं। अब जब उसकी पायल खो जाती है तो राजा कहते हैं हमारी रानी की पायल खो गई है। नेडुंजेलियन सबको आदेश दे देता है कि पायल लेके आओ। हर एक सुनार के यहां पर नजर रखो कि कौन पायल बेचने आता है। अब भाई कोवलन तो बेचने ही गया था और सेम पायल थी, तो कोवलन को पकड़ के ले जाते हैं नेडुंजेलियन के जो सैनिक हैं कि ये है चोर, इसने चुराई है रानी की पायल। और आपको मैं बता दूं कि नेडुंजेलियन बिना सच्चाई जाने क्या करता है मैम? जो नेडुंजेलियन है, नेडुंजेलियन, इसने क्या दे दिया? इसने दे दी मैम कोवलन को फांसी। कोवलन को फांसी दे दी। अब कन्नगी को बहुत गुस्सा आया, भाई प्रेम, ये तो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो अब यहां पे जब ये पायल की कहानी जब कन्नगी को पता चलती है तो कन्नगी नेडुंजेलियन के पास जाती है और कहती है वो तुम्हारी पत्नी की पायल नहीं थी, वो मेरी पायल थी। तुमने मेरे पति को बिना अपराध के सजा दी है और वो भी फांसी की सजा दी है। मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर दूंगी। और कहा जाता है कि कन्नगी ने मदुरै का विनाश कर दिया था। तो ये थी पूरी कहानी। और प्यारे बच्चे एक बुक और है तमिल साहित्य की, वो लिखवा देती हूं क्योंकि वहां से बुक से क्वेश्चन आता है। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है मणिमेखलय। मणिमेखलय। और इसको लिखने वाले हैं बेटा जी सीतले सतनार। सीतले सतनार ये कौन है? इसके राइटर, लेखक हैं इस बुक के। और इस बुक में क्या है मैम? इसमें बेटा जी कोवलन और माधवी की बेटी की प्रेम कहानी, और माधवी की बेटी की प्रेम कहानी इसके अंदर है। ये दोनों बुक्स पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने दोनों ही आपको लिखवा दी। ठीक है बेटा? अब आपका ये आपको समझ आया, कहानी अच्छी लगी, तो अब नेक्स्ट लिखो चालुक्य वंश। नेक्स्ट लिखो बेटा जी चालुक्य वंश, चालुक्यस डायनेस्टी, चालुक्य वंश। ध्यान से सुनना। अगर प्यारे बच्चे मैं आपको यहां पर ये बताऊं, मैम ये बताओ कोवलन को फांसी हुआ था? नहीं बताया तो महेश, फांसी हो गई थी।
मर गया था कोवलन, तभी तो मदुरै का विनाश कर दिया था कन्नगी ने। तो चालुक्य वंश बेटा अगर हम बात करते हैं तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं, जिनमें से हमें केवल एक शाखा पढ़नी है क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा जी आपके सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध वातापी कह लो या बादामी कह लो, वातापी या बादामी। और ये कहां पर थी इनकी शाखा? कर्नाटक में। और ये क्या थी? इनकी सबसे प्रमुख शाखा। और यही हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। सबसे प्रमुख शासक कर्नाटक में वातापी या बादामी। एक थी इनकी वेंगी के चालुक्य, और ये शाखा थी इनकी आंध्र प्रदेश में। वातापी या बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, और वेंगी के चालुक्य थे आंध्र प्रदेश में, और एक थे बेटा जी कल्याणी के चालुक्य, और ये शाखा थी इनकी बेटा जी केरल में। तो 3 शाखाएं चालुक्यों की थी। मैम हमें तीनों पढ़नी है? जी नहीं, हमें पढ़नी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट वातापी या बादामी के चालुक्य है। ठीक है, वातापी या बादामी के चालुक्य, हमें इनके बारे में जानना है। तो लिखना हेडिंग वातापी या बादामी के चालुक्य। बादामी या वातापी के चालुक्य, इनकी जानकारी कहां से मिलती है? महाकूट अभिलेख से। महाकूट अभिलेख से। चालुक्यों की मुख्य शाखा, चालुक्यों की मुख्य शाखा, मेन ब्रांच ऑफ चालुक्यास। और बेटा इनका शासन कहां पर था? शासन था मैम इनका बीजापुर। कहां पड़ता है ये? अभी बताया था, कर्नाटक। अभी बताया था बेटा मैंने, कर्नाटक। हाँ, न्यू टॉपिक है, चालुक्य वंश डाला है ना। ठीक, इनका शासनकाल 543 एडी से 757 एडी। टोटल चालुक्य जो वातापी के थे उनका शासनकाल। और इस वंश का फिर मैं आगे आपको बताऊंगी वातापी के चालुक्यों का संस्थापक। पहले आप इतना लिखिए, चालुक्यों की मुख्य शाखा क्या है? तो बेटा 3 शाखाएं हैं, वातापी, बेंगी और कल्याणी। मुख्य मतलब जो सबसे मेन है। गोविंद गोपाल जी लिख दिया है 543 से 757 एडी। ठीक है, इसको 8 मत समझ लेना, ये 543 है। 3 जल्दी से लिखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो गया। नेक्स्ट बेटा जब कोई भी नया वंश है तो हमें क्या चाहिए? संस्थापक। और इस वंश का संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होगा पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का पहला शासक है।
543 से 566 एडी इसका ड्यूरेशन है। किसका? पुलकेशिन प्रथम का, जो कि इस वंश का संस्थापक प्यारे बच्चे है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जो ये पुलकेशिन प्रथम है, इसके जो पूर्वज थे, यानी इसके पिताजी, दादा, परदादा, इसके पूर्वज कदंब शासकों के अधीन कार्य करते थे। कदंब शासकों के अधीन कार्य करते थे, यानी कि ये पहले स्वतंत्र नहीं थे। कदंब शासकों के अधीन कार्य करते थे, यानी मैम कदम कोई वंश था? जी हां। और प्यारे बच्चे जब हमने कदंब शासकों की बात की है तो एक पॉइंट लिख लेना, कदम वंश का संस्थापक। कदम वंश का संस्थापक था बेटा जी मयूर शर्मन। कौन था? मयूर शर्मन। तो मैम जब ये इनके अधीन थे तो इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कैसे की? तो बेटा पहले के समय पर जो राजा हुआ करते थे उनके आपको ध्यान रखना है कि जो आपके राजा जिनके अधीन कुछ लोग काम करते थे तो एक समय बाद वो इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो उनकी अधीनता को अस्वीकार करके क्या करते थे? अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करते थे। तो पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज थे वो तो कदंब शासकों के अधीन रहकर काम कर रहे थे, लेकिन जब पुलकेशिन प्रथम आया तो उसने कहा कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इन शासकों के अधीन काम नहीं करूंगा, मैं इन शासकों के अधीन रहकर काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करूंगा। तो आप यहां पे एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि जो मयूर शर्मन कदम वंश का संस्थापक है, केवल इतना याद रखना, और कदम वंश की जो राजधानी थी, लिखना चाहो लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमें यह जानना था कि पुलकेशिन प्रथम जो है इसका लिंक कहां से है। तो मैम अगर हम यहां पे बात करते हैं तो बनवासी या वैजयंती हम लिख सकते हैं, बनवासी या वैजयंती, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आएगा, बनवासी या वैजयंती। अब आगे सुनो, अब ये जो पुलकेशिन प्रथम है हमें मेनली इस पे फोकस करना है। लिखना, पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को कदंब शासकों से स्वतंत्र कर, पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को कदंब शासकों से स्वतंत्र कर अपने राज्य की स्थापना की, और क्या नाम है इसके राज्य का? मैम बादामी या बातापी के चालुक्य। इसने कहा मुझे आपकी अधीनता स्वीकार नहीं है, मुझे आपकी अधीनता स्वीकार नहीं है। किसने कहा? पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, अपने राज्य मतलब मैम बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। प्यारे बच्चे पुलकेशिन प्रथम की जब हम बात करते हैं तो इसके दो पुत्र थे, इसके दो बेटे हैं, लिखिएगा। एक का नाम है कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, जो कि इसका बड़ा बेटा है, और एक का नाम है बेटा जी मंगलेश। एक का नाम क्या है मैम? मंगलेश, जो कि इसका छोटा बेटा है। अब मुझे बताओ अगला शासक कौन बनेगा, मंगलेश या कीर्तिवर्मन प्रथम? मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, फटाफट।
ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया मैम। जाहिर सी बात है कि बड़ा बेटा बनेगा कीर्ति वर्मन प्रथम। कौन बनेगा बेटा जी? मैम कीर्ति वर्मन प्रथम। कीर्ति वर्मन प्रथम 566 से 597 एडी। कीर्ति वर्मन प्रथम। अब बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। पिता ने क्या किया था? मैम पिता ने तो कदंब शासकों के अधीन अपनी स्वतंत्रता को नकार दी, सॉरी अधीनता को नकार दिया था कि भैया हम अधीन नहीं रहेंगे। लेकिन ये कहेगा कि हम इतना ही क्यों करें भाई, हम तो इस साम्राज्य को ही खत्म करेंगे, इस कदंब वंश को ही खत्म करेंगे। तो कीर्तिवर्मन क्या करेगा? कदंब वंश का नाश करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेगा। कीर्तिवर्मन किसका बेटा है? पुलकेशिन प्रथम का। लिखिएगा, लिखिएगा कदंब वंश को अपने राज्य में मिला लिया, को अपने राज्य में मिला लिया। मतलब इसने इनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। कदंब वंश को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है, यानी इसने कदंब वंश के शासक को हराया। अच्छा, ये भी तो पूछ सकते हो कि जिस समय इसने अपने राज्य में मिलाया उस समय कदंब वंश का शासक कौन था? तो इस समय पर कदंब वंश का शासक था अजय वर्मा। शासक कौन था बेटा जी? अजय वर्मा। अजय वर्मा। इसको हराया था कीर्तिवर्मन प्रथम ने और कदंब वंश पर कब्जा करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। जिस समय मिलाया था उस समय कदंब वंश का शासक हुआ करता था अजय वर्मा। नेक्स्ट, इसे क्या कहा जाता है? कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का निर्माणकर्ता कहते हैं। वातापी का निर्माणकर्ता कहा जाता है। तो पिता ने अधीनता को नकार दिया और मैं बेटे ने उस वंश को ही खत्म कर दिया। तो यह आपको ध्यान रखना है, यही कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में हमें पढ़ना था। अब बेटा कौन आएगा? अब कहोगे कि मैम बड़े भाई के बाद छोटा भाई भी आएगा। भाई छोटा भाई भी आएगा मैम, क्योंकि छोटे भाई को भी तो मन है कि मैं भी शासन करूं। तो इसके बाद में फिर किसका नाम आएगा? भैया मैम मंगलेश आ जाएगा। और भैया एक बात और, ये जो कीर्तिवर्मन प्रथम है इसका बेटा है पुलकेशिन सेकंड। अब बेचारा मंगलेश शासन करेगा तो पुलकेशिन सेकंड उसका राम नाम सत्य करवा देगा कि अरे चाचा भतीजे को भी शासन पे आने दो, तुम ही शासन करते रहोगे क्या? तो भैया हम मंगलेश की छुट्टी कर देगा पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड से ही इस वंश में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ही वो शासक है जिसने उत्तर भारत में शासन करने वाले कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को हराया था, और ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझसे नाराज रहते हैं कि मैम हमारी राम राम ले लो, लेकिन बेटा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। किस किस की राम राम लेंगी मैम? मंगलेश। मंगलेश कौन है मैम? पुलकेशिन प्रथम का छोटा बेटा है। ठीक है, मंगलेश कौन है? यहाँ बेटा इसी टाइम होगी अब क्लास। तो ये रहेगा 597 से और 609 एडी। कौन रहेगा? मंगलेश। कौन है? ध्यान रखना, पुलकेशिन प्रथम का छोटा बेटा और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई। ठीक है, अब देखो ये क्या था मैम? एक तो बेचारा सबसे पहले वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी यानी भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। दूसरा, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि इसने बादामी के गुहा मंदिर, बादामी के गुहा मंदिर, ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुहा मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया
जिसकी शुरुआत कीर्ति वर्मन प्रथम ने की थी। जिसकी शुरुआत कीर्ति वर्मन प्रथम ने की थी। कीर्ति वर्मन प्रथम ने की थी। तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत किसने की थी इस मंदिर की? कीर्ति वर्मन प्रथम ने। लेकिन पूरा किसने करवाया मैम? वो करवाया मंगलेश ने। और इसने एक उपाधि भी ली थी बेटा। कौन सी मैम? परम भागवत। पर मैम ये तो समुद्रगुप्त की भी उपाधि थी। जी हां, एक उपाधि को कई शासक ले सकते थे, ऐसा नहीं था कि एक ही शासक ने एक उपाधि ली थी। थैंक यू अंकित वर्मा जी, आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है, और ये जो मैम गुहा मंदिर था ये किस भगवान को समर्पित था? तो भगवान विष्णु का फॉलोवर था। तो ये मंदिर जो समर्पित किया था, जो डेडिकेटेड किया था इन्होंने, वो भगवान विष्णु को ही किया था। यानी भगवान विष्णु का मंदिर है ये भी आप जान लो। ठीक है, अब देखो, अब ये प्यारे बच्चे, फिर हम बात करेंगे कि इसकी हत्या किसने की। तो इसकी हत्या मैंने अभी आपको बताया था, कहानी सुनाई थी, तो बोला कि भैया चाचा से कहेगा भतीजा कि चाचा मुझे भी शासन करना है। पुलकेशिन सेकंड। हत्या किसने की? पुलकेशिन सेकंड ने की। और ये पुलकेशिन सेकंड कौन था? कीर्ति वर्मन प्रथम का पुत्र था। तो हुआ कि नहीं हुआ मंगलेश इसका चाचा? बिल्कुल हुआ मैम, क्योंकि कीर्ति वर्मन बड़ा था मंगलेश से, और मंगलेश जो है वो किसका चाचा लगा? पुलकेशिन सेकंड का। तो इसने गद्दी के लिए इसको मार दिया कि चाचा जब तक तुम नहीं हटोगे भतीजे का तो नंबर ही नहीं आएगा, और तुम आने ही नहीं दे रहे हो। तो भतीजे ने क्या कर दिया? चाचा को खत्म कर दिया। तो अब कौन शासक बनेगा? जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं ना एकदम आंसर करते हैं कि मैम आपने पुलकेशिन सेकंड बताया था। वेरी गुड बच्चों, यही आपसे चाहिए बस, पुलकेशिन सेकंड। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में वो यहीं पर। हाँ बेटा, राजा बनने के लिए अपने ही अपने को मार देते थे। इसका शासनकाल कहीं तो लिखा मिलेगा 609 से, या कहीं 610 से, और 642 एडी। 642 एडी। अब ध्यान से सुनो, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक, सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली, मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल, मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल शक्तिशाली शासक था। कौन? पुलकेशिन सेकंड। अंतिम शासक। अभी तो हम बीच का पढ़ रहे हैं, अंतिम कैसे होगा भाई? इसकी उपाधि सत्याश्रम और मैम परमेश्वर, और मैम परमेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट, इसके दरबारी कवि बताओ कौन थे? मैम दरबारी कवि थे रवि कीर्ति जी। इन्होंने क्या किया था? रवि कीर्ति जी ने, रवि कीर्ति जी ने एहोल अभिलेख की रचना की। एहोल अभिलेख की रचना की।
क्योंकि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, जो एहोल अभिलेख है बेटा, इसमें इन्होंने क्या बताया, जिसमें बताया गया है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया, हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया, हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, एहोल इंस्क्रिप्शन से, एहोल अभिलेख से। ऋषि मुझे लिखने तो दो, तभी तो साइड होंगी, वरना मैं साइड हो जाऊंगी तो लिखेगा कौन। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एहोल इंस्क्रिप्शन की जो भाषा है, थोड़ा सा ऊपर करती हूं और यहीं लिख देती हूं कि इसकी जो भाषा है एहोल इंस्क्रिप्शन की, वो है मैम संस्कृत। संस्कृत में इसको लिखा है रवि कीर्ति जी ने, और पुलकेशिन सेकंड के विजय अभियानों का वर्णन इसमें करते हैं रवि कीर्ति जी। ठीक है, आ गया यहां पर। चलो आगे चलने बेटा, अगर आपने लिख लिया हो तो इट्स ओके ऋषि बेटा, इट्स ओके। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, आगे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूं जहां से क्वेश्चन बनता है। लिखिएगा, इसके समय, या ऐसे लिखना, इसने पल्लव वंश के शासक, इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया। इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया और पल्लवों के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, और पल्लवों के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, यानी अपना कंट्रोल कर लिया। और बेटा इसने जो ये उत्तरी भाग पल्लवों का जीता था, ये नॉर्थ पार्ट, इस उत्तरी भाग को इसने क्या किया, इस उत्तरी भाग को इसने अपने भाई, इसने मतलब पुलकेशिन सेकंड ने, इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया, विष्णुवर्धन को सौंप दिया, सौंप दिया। और विष्णुवर्धन ने क्या किया, यहां पर चालुक्यों की दूसरी शाखा स्थापित कर दी। कहां पर, इस उत्तरी भाग पर, जो कि पुलकेशिन सेकंड ने विष्णुवर्धन को सौंपा था। तो यहां पे चालुक्य वंश की कौन सी शाखा स्थापित हुई, तो बेटा ये जो उत्तरी भाग इसने महेंद्र वर्मन प्रथम से छीना है, किसने, पुलकेशिन सेकंड ने। तो इस विष्णुवर्धन ने यहां पे क्या किया, तो मैम यहां पर वेंगी के चालुक्यों की शाखा की स्थापना, वेंगी के चालुक्यों की स्थापना की गई। चालुक्यों की स्थापना विष्णुवर्धन ने कर दी, विष्णुवर्धन ने कर दी। और विष्णुवर्धन कौन था, मैम पुलकेशिन सेकंड का भाई।
तो इस तरीके से चालुक्यों की दूसरी शाखा स्थापित हुई। अब यहां पर इसने किसको हराया है? मैम पल्लव वंश के शासक को। लेकिन आप एक चीज और सुने यहां पर कि जब यहां पर पल्लव वंश के शासक को पुलकेशिन सेकंड ने हराया है, तो क्या पल्लव वंश का कोई शासक ऐसा नहीं होगा जो इसे हराएगा? मैम हराएगा। हराएगा ही नहीं, इसे मार डालेगा, और वो होगा महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा। कौन होगा? मैम महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा होगा, जिसके बारे में देखो, इसने का मतलब है यहां पर, जिसको समझ नहीं आ रहा, पुलकेशिन सेकंड। बेटा फोकस होकर सुनोगे तो समझ आएगा ना। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया और पल्लवों के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और इसे अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया था। अब प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान से सुनो। पुलकेशिन सेकंड को महेंद्र वर्मन प्रथम के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया और मार डाला और वातापी पर अधिकार कर लिया वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। अधिकार कर वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। किसने? मैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कि पिता का बदला किसने लिया? बेटे ने लिया। हाँ अंशुल, पहले मारकाटी चलती रहती थी, क्या कर सकते हैं बेटा। अब भाई इसने हरा दिया तो भाई चालुक्य में भी कोई आएगा। अब चालुक्य का अगला शासक है विक्रमादित्य प्रथम। 655 से 680 एडी। और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसने क्या किया? नरसिंह वर्मन प्रथम को हराकर वातापी पर अधिकार किया। वातापी पर पुनः अधिकार, यानी दोबारा चालुक्यों ने अपनी राजधानी को जीत लिया। ठीक है, पुनः अधिकार कर लिया किसने? इसी ने। इसे क्या कहते हैं? इसे तीनों समुद्रों का स्वामी कहते हैं। तीनों समुद्रों का स्वामी कहते हैं। खत्म होने वाला है ये चैप्टर, कहते हैं। ठीक, इसके बाद अब केवल शासक लिखने हैं। इसके बाद आया विनयादित्य 680 से 696 एडी। और फिर आया विजयादित्य 696 से 733 एडी। ठीक है, ये आया। और फिर विक्रमादित्य सेकंड, फिर आया विक्रमादित्य सेकंड। इसके बाद और ये 733 से 746 एडी। 746 एडी।
फिर इसके बाद में लिखिएगा इस वंश का अंतिम शासक। कल रिवीजन करवाऊंगी पहले, फिर पाल और पल्लव वंश पढ़ाऊंगी। कीर्तिवर्मन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड इस वंश का अंतिम शासक कौन है मैम? कीर्तिवर्मन सेकंड 746 से 757 एडी। और मैम इसकी हत्या किसने की थी? बेटा मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप नीचे लिख लेना। इसकी हत्या की राष्ट्रकूट वंश के शासक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने, संस्थापक दंती दुर्ग ने। तो इसको किसने मारा था? राष्ट्रकूट वंश के शासक, क्योंकि ये संस्थापक भी था, जिसका नाम है दंती दुर्ग। ठीक है, संस्थापक भी था बेटा, इसलिए लिखा है संस्थापक, या लिख लो शासक, संस्थापक या शासक, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। और कल मैं आपको पाल वंश और पल्लव वंश कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। इसको पढ़कर आना, आपके लिए बहुत सारी चीजें इसमें नई थी। कल जब आप पढ़कर आओगे तो फिर मैं जब आपसे प्रश्न पूछूंगी तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे। आते ही पहले रिवीजन, देन हम शुरू करेंगे पाल वंश और फिर पल्लव वंश। बेटा बुक में आपको सारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बुक आपके पास है वो एक क्विक रिवीजन बुक है। इसमें आपको हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए समय लगता है। जितना बुक में दिया है उतना तो फिर मैं 10 क्लास में आपको करा दूंगी। रिवीजन करवा दूं अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे करा दो। कल करा दो ना मैम, चलो कल कर लेना फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।